दुनिया के सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे लोग आज अफ्रीका के पास में, दुनिया की 65% से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड आज जो है अफ्रीका के पास में, दुनिया का 10% फ्रेश वाटर आज अफ्रीका जो है वो होल्ड करता है, 12% दुनिया गैस, 8% दुनिया का पेट्रोलियम, दुनिया के 55% डायमंड जो है वो आज अफ्रीका से आते हैं। किसी भी आप जो है वो महंगे प्रीशियस मेटल की बात कर लीजिए, आज जो है आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। एमरलेट की बात कर लीजिए, पन्ने की बात कीजिए, नीलम की बात करिए, हर एक चीज जो है वो आज अफ्रीका के अंदर मिलती है। परंतु फिर भी जब आप बात करते हैं किसी भी गरीब कंट्री के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग के अंदर जो है एक अफ्रीकन कंट्री ही क्यों आती है। वो भूखे बच्चे, वो पूरे के पूरे जो है वीरान शहर, मर्डर, क्राइम, नशा, हर एक चीज के अंदर जो है वो अगर बात करें तो अफ्रीका जो है वो आज हमारे दिमाग की छवि बन चुकी है। ऐसा क्या है कि हर एक चीज होते हुए भी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन होते हुए भी आज जो है अफ्रीका इतना ज्यादा गरीब है। अगर हम लोग जो है पूरे अफ्रीका की बात करें, उसके अंदर जो है वो 54 कंट्रीज आती है, और भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि अफ्रीका जो है अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, ना कि एक कंट्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा अफ्रीका कंट्री नहीं है, उसके अंदर 54 देश है और उनकी पूरी की पूरी जीडीपी जो है वो 3.14 ट्रिलियन है। जबकि भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी जो है वो 3.4 ट्रिलियन के आसपास है। कुछ लोगों को अगर पता भी होगा तो अफ्रीका के अंदर जो है कुछ ही कंट्रीज के बारे में पता होगा, जैसे कीनिया हो गया, युगांडा हो गया, सोमाली हो गया या माली हो गया, इत्यादि कंट्रीज के बारे में पता होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है 3 कारण बताने वाला हूं जिससे जो है अफ्रीका जो है वो आज भी गरीब रह गया। सबसे पहला कारण है कि उनका जो है वो इतिहास उठाकर देखते हैं हम लोग, उनका इतिहास जो है वो कैसा रहा था। अगर हम लोग बात करें किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की, चाइना के पास में जो सिल्क था, इंडिया के पास में जो मसाले थे, यूरोपियंस की बात करें तो वो प्रीशियस मेटल्स के अंदर डील किया करते थे, घोड़ों की प्रजातियों के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स के जरिए वो जो अपना व्यापार किया करते थे। अरब्स की बात करें तो वो लोग जो है वो गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें। पर आपको पता है कि जो अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे वो जो किस चीज का बिजनेस किया करते थे, वो लोग बिजनेस किया करते थे स्लेव्स का। दूसरी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी उनको जो वो स्लेव्स प्रोवाइड कराते थे। एक राजा ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया, उसने वहां के जो है जितने भी स्लेव्स थे उनको बंदी बना लिया और उसको जो है किसी और कंट्री को जो है बेच दिया। जैसे धीरे धीरे समाज के अंदर प्रगति हुई 19th सेंचुरी के आसपास, जब जो है स्लेवरी को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्राइम माना गया और उसको जो है बैन कर दिया गया, उस समय पर अफ्रीका के जो है बहुत बड़ा जो है बिजनेस जो है वो चौपट हो गया। वो स्लेव जो है बेच नहीं सकते थे। इंडिया और चाइना जो थे ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, इन्होंने जो खुद को ग्रो कर लिया। बाकी सारी कंट्रीज ने जो है अरब देशों को जो है वो तेल मिल गया, परंतु अफ्रीका क्या करे, वो तो जो वो स्लेवरी के बिजनेस के ऊपर था, उन्होंने कभी जो है इसके बाहर सोचा ही नहीं था। परंतु एक चीज जैसे अभी मैंने बात करी कि अरब कंट्रीज को तेल मिल गया, फिर भी अफ्रीका को भी तो तेल मिला। यहां पर आता है हम लोगों का दूसरा कारण कि सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज जो है अफ्रीका गरीब क्यों है। इस चीज को कहा जाता है द डच डिजीज। अब डच लोगों ने जब नॉर्थ सी के अंदर जो है पहली बारी जो है वो पेट्रोलियम खोजा, उनको लगा कि इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग जो है बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, परंतु इसके जो है बिल्कुल उल्टा हुआ। उनकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होने लग गया। मैं आपको डच डिजीज एक्सप्लेन करता हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि हम लोग जो है इस चीज को समझ सकें। मान लेते हैं कि भारत के जो है वो कल तेल मिल जाता है। अब अगर किसी कंट्री को जो है भारत से तेल खरीदना है तो सबसे पहले उनको जो है वो इंडियन रुपीज को खरीदना पड़ेगा, जिस कारण से फॉरेक्स के अंदर जो है वो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी। इससे जो हम लोग का इंडियन रुपी है वो जो है अगर 80 रुपए है तो वो जो है वो 60 रुपए होने लगेगा। एजम्पशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वो जो है वो 60 रुपए हो जाता है। अब जब वो चीज जो है 60 रुपए हो गई बढ़ती हुई डिमांड के कारण, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इम्बैलेंस क्रिएट होगा। हम जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी होंगी और हमारा इंपोर्ट जो है वो सस्ता होता जाएगा। अब अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट महंगी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री जो है हमसे क्यों खरीदेगी। इसके जो है वो 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। या तो पहली चीज कि हम लोग जो है वो तेल को सस्ता कर दें थोड़ा सा, ताकि दूसरी कंट्री खरीदे, 60 रुपए का तेल है ना। नहीं तो हम लोग जो है वो ज्यादा नोट्स को प्रिंट करें और अपनी इकोनॉमी को जो है वो डाइल्यूट करना जो है वो शुरू कर दें। इसलिए जितनी भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना और जापान है, वो अपनी जो है वो करेंसी को जो है वो यूएस डॉलर के मुकाबले जो है वो हमेशा कम रखना जो है प्रेफर करती हैं, ताकि उससे क्या हो कि एक्सपोर्ट के लिए वो जो है वो सस्ती कंट्रीज की तरफ जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो है आए। जितने भी जो है वो खनिज मिलते हैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है, आपके पास में पैसा आया, इससे जो आपकी करेंसी की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है महंगी होने लगती है। इसी कारण से जितने भी डीलर हैं वो दूसरे देशों की तरफ जो है शिफ्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। परंतु अब आपके मन के अंदर ये सवाल आता होगा क्या डच डिजीज को जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन नंबर पहला ये कि आपको जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है उसको जो है बरकरार रखने की जो है वो आवश्यकता है। आप जो जितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप जो है वो उतनी चीजें जो है इंपोर्ट करेंगे
तो जो है आपकी इकोनॉमी के अंदर इंबैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आप जो है अपनी करेंसी बेच के जो है वो डॉलर भी ले रहे हैं। बट दिक्कत यहीं पर आती है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, उनके लोग बोलते हैं कि जो भी हम लोगों की खान में से पैसा निकला वो जो है हम लोगों के ऊपर में लगाओ। तुम क्या आगे पीछे ये पैसा लगा रहे हो, उसको जो हम लोगों के ऊपर ऑन द स्पॉट लगाओ। अब वहां पर जो बाहर से पैसा है उसके जो है वो रोड बन गए, उसकी जो वो स्कूलें बन गई, उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो खर्च कर दिया, तो इस कारण से इकोनॉमी तो आपकी स्टेबल हुई नहीं। जिस तरह से एक दुकानदार जो है अगर कोई सामान बेचता है तो वो गले में पैसे रख के उसकी जो है वो ऐश नहीं कर देता, वो उसी पैसे को जो है वो रीयूज करता है। तो सेम अगर आपको डच डिजीज को टैकल करना है तो जितने पैसे आपके पास में है आप जो है उसको किसी और बिजनेस के अंदर लगाइए और उसका जो है ब्याज जो है उसको खाना शुरू कीजिए। आप देखिए रिसोर्सेज होना जो है वो किसी कंट्री के लिए जो है हमेशा वरदान नहीं होता, मैक्सिमम टाइम वो जो है अभिशाप बन जाता है। आप जो अरब कंट्रीज की बात कर लीजिए, 2 कंट्रीज को छोड़ दीजिए, दुबई को और कतर को, इसके अलावा जो है जितनी भी कंट्रीज हैं सब लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इराक के पास में ऑयल है, ईरान के पास में ऑयल है, लिबिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान के पास में बहुत सारा यूरेनियम है, कजाकिस्तान के पास में, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के पास में जो है वो रिसोर्सेज है। परंतु इनके जितने भी लोग हैं वो आज भी जो है वो गरीबी के अंदर जो है वो जी रहे हैं। अब आपके मन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि डच डिजीज के बारे में हम जैसे लोगों को पता है, तो क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, क्या इनके जो इकोनॉमिस्ट हैं इनको ये चीज नहीं पता? अब यहां पर जो है देखिए, इनके लोगों को जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। इनको इनके लोगों के अंदर एक ये नैरेटिव फैलाया गया है कि अगर हम लोगों की खान का पैसा है तो हम लोगों के ऊपर लगना चाहिए। गवर्नमेंट कौन होती है कि वो जो दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट करें या दूसरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें, हमारा पैसा है तो है हम लोगों के ऊपर जो है वो लगना चाहिए। तो मतलब एक छोटे टाइम के लॉस के लिए वो लोग जो है बड़ा प्रॉफिट जो है वो छोड़ देते हैं, और ऐसा जो है वो उन कंट्रीज के द्वारा कराया जाता है जिन्होंने जो है अफ्रीका के ऊपर आज तक जो है वो रूल किया। वो लोग चाहते हैं कि इनकी खानों का जो है हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते रहें, और जो भी नेता जो है वो हम लोगों के नैरेटिव को सूट करे, हम लोग जो है उनको कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे। अगर किसी नेता ने आवाज उठाई कि हम लोगों के साथ में देखो ये हो रहा है, हम लोगों की इकोनॉमी के अंदर इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो जो बड़ी ताकतें, जो बड़े देश हैं, जो कॉलोनियल देश हैं, वो लोग जो है वो क्या करते हैं, फंडिंग देकर ऐसे नेताओं को जो है वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं और अपनी मनमर्जी के नेताओं को वहां पर लाते हैं। अब वहां पर जो है वो कॉलोनियल हुकूमत ही नहीं, वहां पर जो है वो चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा जो है वो हो चुका है। अब यहीं से हम लोगों का आता है तीसरा कारण। अब तीसरा कारण ये है कि वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। एक कॉन्टिनेंट है पर उसके अंदर जो है वो 54 कंट्रीज है, 1.4 बिलियन का उनका अराउंड का पॉपुलेशन है। उनके लिए जो है वो 54 देश। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इंडिया की तो 1.4 बिलियन यहां पर भी है, चाइना के अंदर भी 1.4 बिलियन है, परंतु सिर्फ 2 कंट्रीज और वहां पर 54 से ज्यादा कंट्रीज। अफ्रीकन जो है आज के टाइम के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है। उनको आप पूछेंगे तो वो अफ्रीकन नहीं है, कोई तंजानिया का है, कोई घाना का है, कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई माली का है। वो लोग जो है हमेशा डिवाइडेड है। अब इससे जो नुकसान क्या होता है, जब 54 देश बन गए तो आपको जो है 54 देशों की मिलिट्री संभालनी है, आपको जो है उनका इंटर बॉर्डर ट्रेड जो है वो संभालना है। इसको ऐसा समझिए कि भारत के अंदर अगर वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हमारी भी 500 रियासतें होती है। अगर मेरे को जो है वो ट्रक जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेना है तो मेरे को जो है अराउंड 15 से 16 स्टेट्स के जो है वो वीजे बनवाने पड़ते हैं। मेरे को जो है वो हर एक देश का जो है वो लाइसेंस फी देना पड़ता है, इंटरनेशनल लाइसेंस फी, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मुझे देना पड़ता है। तो हम लोग जो है व्यापार ही नहीं कर पाते, और एक देश होने के कारण हम लोग जो है कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही ट्रेन के अंदर जा सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर। चाइना भी जो है उस आइडियोलॉजी को समझता है कि अखंडता जो एकता है उससे जो है देश को बड़ा ज्यादा फायदा होता है, इसलिए वहां के लोग जो है वो अखंड चाइना की डिमांड करते हैं और हम लोग जो है वो अखंड भारत की जो है वो डिमांड करते हैं। तो जो भी कंट्री एक है वो जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही जो है वो सर्वाइव कर पाती है। जैसे यूरोपियंस की बात करें तो वो अपने आप में जो है बहुत अलग अलग किस्मों के हैं, पर जब बात आती है यूके की तो वो सब लोग जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स हैं, वो सब लोग जो है वो यूरोपियन है। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है काफी अलग है, परंतु जब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब सारे अमेरिकन जो है वो एक हो जाते हैं। यहीं पर जो है अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम है, वो लोग जो है खुद को अफ्रीकन देखते नहीं। उनके बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि अफ्रीका को जो है वो एक कंट्री बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका जो है वो कर दिया जाए। अब इसके साथ भी देखिए ये आइडिया तो बड़ा अच्छा, बट यहाँ पर देखिए 2 चीजें, वहां पर जो है वो एक कंट्री नहीं बन सकती, वहां पर जो है 2 कंट्रीज बन सकती है। जो नॉर्थ एरिया वो इस्लाम को फॉलो करता है, साउथ एरिया जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। वहां पर उसके अलावा जो है टेररिज्म भी वहां पर बहुत ज्यादा, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो वहां पर बोलते हैं कि भाई साहब हमें जो है अफ्रीका के ऊपर कब्जा करना है, हमें अफ्रीका के ऊपर कब्जा करना है। बहुत सारे लीडर्स अभी तक जो है उनकी मोनार्की जो है वो खत्म नहीं हुई। तो अफ्रीका जो है बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड है कंपेरेटिवली किसी और कंट्री के। तो वही अगर अफ्रीका को जो है वो ग्रो करना है तो उनको जो है वो यूनाइट होना पड़ेगा। अब इससे जो है भारत को सीख ये मिलती है कि अगर हमारे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हम भी जो है अफ्रीका की तरह जो है वो डिवाइडेड होते। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को जो है साउथ इंडिया अलग करना है, कुछ लोगों को पंजाब अलग करना है, कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट अलग करना है, कुछ लोगों को कश्मीर अलग करना है। परंतु जब ऐसे देशों की हालत देखते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग जो है वो दिमाग से सोचें कि चाइना जो है क्यों सुपर पावर है, रशिया जो है क्यों सुपर पावर है, अमेरिका जो है क्यों सुपर पावर है, बिकॉज दे ऑल आर यूनाइटेड। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश को जो है वो एक सूत्र के अंदर पिरो कर रखा। जय हिंद, जय भारत।